Hello, very warm welcome friends. Today we are going to start our history journey for semester 2. The first chapter included in semester 2 for your ICSE class 10th exam, board exam for 2022, that is the First World War. We are going to start our first chapter, that is First World War. The First World War. Okay, the reason behind why we are calling this war as a First World War. Leave the word first, now can concentrate on the World War. Why we are calling this war as a World War? Why सर, क्यों बोलते हैं इसको वर्ल्ड वॉर? द रीज़न क्या है सर? देखिए, आज तक जो पहले वॉर्स हुए हैं, चाहे आप इंडिया के अंदर वॉर्स देखें तो प्रोविंसेस, इंडियन स्टेट के अंदर एक दूसरे के साथ, यानी एक नेशन के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर यानी प्रोविंसेस के अंदर युद्ध हुआ है, वॉर हुआ है, जो भी हुआ है। किसी कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के बीच में आज तक कभी वार नहीं हुआ था। एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से नहीं भिड़े थे। एक कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे नेशंस हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे नेशंस हैं। जैसे आप एशिया की बात करें, उसके अंदर बहुत सारे नेशंस हैं। यूरोप की बात करें, उसके अंदर बहुत सारे नेशंस हैं। अफ्रीका की बात करें, उसके अंदर बहुत सारे नेशंस। जब ये सारे नेशंस मिलकर कॉन्टिनेंट के बीच में वॉर हो रहा है, तब इसलिए इस वॉर को नाम दिया गया वर्ल्ड वॉर। इसका जो अनदर नेम फॉर दिस वॉर, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर नेम। We have different historians named this war in different form और different way। जो पहला नाम है इसके लिए, वो कहा जाता है इसको कि ये ग्लोबल वॉर है। इस वॉर का एक नाम है कि ये, इसको बोला जाता है कि दिस इज ए ग्लोबल वॉर। द रीज़न बिहाइंड दिस वाई वी आर कॉलिंग दिस ए ग्लोबल वॉर, बिफोर ओनली आई हैड टेल यू कि इन दिस वॉर मोस्ट ऑफ द नेशंस of this world included in this war, involved in this war, participated in this war। वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं? सिंपल सी आप याद रखिए कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अब बाद में जाके यूएसए भी इस वॉर के हिस्से थे। इनके भी नेशंस इस वॉर के हिस्से थे, इसलिए इसको ग्लोबल वॉर कहा जाता है। जो दूसरा नाम है इसका, वो है द ग्रेट वॉर। द ग्रेट वॉर, वो क्यों बोलते हैं सर? वाई वी आर कॉलिंग दिस वॉर एज अ ग्रेट वॉर सर? द रीज़न सर, द रीज़न इन दिस वॉर वी हैव यूज्ड ऑल द आर्म्ड फोर्सेस। इन द आर्म्ड फोर्सेस वी हैव 3 आर्म्ड फोर्सेस सर, दैट इज नेवी, एयर एंड लैंड फोर्स। इस वॉर में, द ग्रेट वॉर में, सभी तरह के आर्म्ड फोर्स जो हमारे पास नेवी होते हैं, एयर होते हैं, लैंड फोर्स होते हैं, ये सभी फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया। पहले जो वार होते थे उसमें सिर्फ लैंड वाले जो हैं वो मतलब टेक्निक का यूज़ किया जाता है, लैंड वाले फोर्सेस का यूज़ किया जाता था, ठीक है। लेकिन इस वॉर में नेवी, एयर, लैंड, यानी कि इस समय सोच लीजिए ये बात हो रही है 19th सेंचुरी की। 19th सेंचुरी टाइप इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हो गए थे ये वेस्टर्न नेशंस में जो वेस्टर्न साइड आते हैं ग्लोब के, वो सारे नेशंस इतने सिविलाइज्ड हो गए थे कि उनके पास नेवी, एयर और लैंड जैसे फोर्सेस का स्थान उन लोगों को मिल गया था। वो अपने अंदर, अपने नेशंस में ला चुके थे, इसलिए इसको द ग्रेट वॉर कहा जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। द थर्ड नेम फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दैट इज वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। वाई वी आर कॉलिंग दिस वॉर टू this first world war as a war to end all wars? Many historians think that before the second world war, think that after this war there will be no any other war. This is the final, this is the end of all war. So they term the world war as a war to end all wars. Means in this war many destructions happen, many destructions of people happen, destructions of people, soldiers. That's why we are calling this war as a war to end all wars. Okay, another name. Now talk about the time period when this war happens sir। टाइम पीरियड की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज बेसिक थिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट। इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, यू विल डेफिनेटली यूज मजा ऑफ दिस चैप्टर।
You will definitely take maja of this chapter. This is very easy chapter and interesting chapter. Time period. Now this war started at 28 July 1914 and ended on November 11, 1918. If you will calculate how many days this war took place, sir, 4 years, 3 months, 2 weeks. जो टोटल समय इस वॉर में जो दिन लगे थे वो 4 साल 3 महीना और 2 सप्ताह का था। 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ, नवंबर 11 1918 को ख़त्म हो गया। ठीक है सर। अब बात करते हैं सर इसमें जो है कितने क्या डिस्ट्रक्शन हुआ, क्या क्या क्षति पहुंची, उसकी बातें करते हैं, डिस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। इसका जो है प्रभाव क्या था, इम्पैक्ट क्या पड़ा। डिस्ट्रक्शंस की बात करिए या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ा। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सबसे बड़ा इम्पैक्ट था इन दिस वॉर वर्ल्ड टोटल 1.70 करोड़ people died. Among this 1.60 crore soldiers died. Sorry, 1.10 crore, 10, and 60 crore civilians were died. आम जनता जो है ना 60 करोड़ मर गई थी और सोल्जर जो थे 1 करोड़ 10 लाख सोल्जर्स की मृत्यु हुई थी। कई करोड़ तो घायल थे, तो सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। उस समय इतना ज़्यादा पॉपुलेशन में आदमी का मरना इज़ ए वेरी अनकॉमन थिंग, बिकॉज टुडेज रीजन अभी आपको लग रहा होगा ये 1 करोड़ 70 लाख मर गया तो कौन बड़का बात है। अभी तो यहाँ 135 करोड़ एक ही देश में जनसंख्या है, लेकिन बात हो रहा है सर 1914 टाइम का, 1914 समय की बात हो रही है सर। उस समय जो जनसंख्या था इतना ज़्यादा नहीं था सर। इस जनसंख्या अभी से अगर कंपेयर करें तो इंडिया का ये मान लेते हैं 60% गया इंडिया का उस समय के कंपैरिजन में देखें तो। और अभी तो बातें छोड़ दीजिए, तो उस समय के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अनकॉमन थिंग था, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन था, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो बात करते हैं सर इस वॉर में, आप बोले कि ग्लोबल वॉर है, कई कॉन्टिनेंट्स थे, एशिया भी आए, अफ्रीका भी आए, यूरोप भी आई, यूएसए भी आए, तो बाद में जाके यूएसए भी इस पर ज्वाइन किया था। तो टोटल नंबर ऑफ नेशंस कभी पूछ जाता था, टोटल नंबर ऑफ नेशंस पार्टिसिपेटेड इन दिस वॉर, they are sometimes they will not ask in your ICC syllabus. This is not involved in your ICC syllabus. Remember this thing. This is for extra information, basic thing for understanding this chapter. So total number of nations participated or involved, you can say nations involved in, if you will go to Wikipedia, they will show you 30, some will show you 100, so approx that is 37 nations involved in this war. इस वॉर के अंदर 37 ऐसे देश थे जो एक दूसरे के साथ वॉर छिड़ने को तैयार थे। जैसे फ्रांस जर्मनी के बीच एक दूसरे के साथ वॉर छिड़ने पे था, ऑस्ट्रिया सर्बिया एक दूसरे पर जो है वॉर छिड़ने पर तैयार था, यानी वॉर करने को तैयार था। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे नेशंस आए जो वॉर में पार्टिसिपेट किए थे। उन नेशंस की संख्या 100 से भी ज़्यादा है, लेकिन एक दूसरे के साथ वॉर करने वाले देशों का संख्या 37 है। आपको ये याद रखना है, 37। ओके, दिस इज द थिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अब बात करते हैं सर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी शुरू क्यों हुई सर, कहाँ हुआ सर, द रीज़न क्या है सर। ये बेसिक थिंग था जो आपको अंडरस्टैंड करना है। इसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड, इसमें सबसे आपको इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड फॉर योर सिलेबस। सो प्लीज़ रिमेंबर द टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। Now let's talk about the story of the First World War, the basic story which will give you the overall clarification of this First World War. Let's talk about. अब बात करते हैं कि कहानी होती शुरुआत कहाँ से। देखिए ये टाइम पीरियड हम लोग क्या देखिए 19th सेंचुरी टाइम का था। कब का था? 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम लोग, 19th सेंचुरी की। इस समय क्या होता था ना, देखिए इस समय क्या होता था, इंडिया में भी युद्ध चल रहा था ब्रिटेन से पीछा छुड़ाने के लिए। नेशनलिज्म का एक
अवेकनिंग था, नेशनल अवेकनिंग शुरू हुआ था, नेशनलिज्म की एक भावना पैदा, यूनिटी ऑफ यानी फीलिंग ऑफ वननेस की एक भावना जगी थी। ठीक है, जो पहला कारण है कि 19th सेंचुरी के टाइम में क्या था ना, जो जितने भी नेशंस हैं वो अपने आप को सिविलाइज्ड करने में लगे हुए थे। सिविलाइजेशन का जो ना बहुत बड़ा स्प्रेड चल रहा था, सिविलाइज करेंगे हम अपने आप को, सिविलाइज्ड करेंगे हम अपने आप को, सुपीरियर बनाने की कोशिश करेंगे एज कम्पेयर टू अदर नेशंस। एक नेशन दूसरे नेशन पर सुपीरियर होना चाहता था, अपने आप को बड़ा करना चाहता था इन द फील्ड ऑफ आर्मी, टेक्नोलॉजी, ये सारे फील्ड में वो अपने आप को बढ़ाना चाहता था, सिविलाइज्ड करना चाहता हर तरीके से। उन सभी के अंतर में नेशनल अवेकनिंग जग गया था। क्या जग गया था? नेशनल अवेकनिंग। नेशंस के बीच में बहुत सारे नेशंस, अभी आप देखेंगे तो उस समय आपको नेशंस जो थे ना कंबाइंड स्टेट में थे। उस समय यूरोप का जो दूसरा सबसे बड़ा नेशन हुआ करता था वो ऑस्ट्रिया और हंगरी है, जिसकी हम लोग बात करेंगे थोड़ा देर में। लेकिन अभी ऑस्ट्रिया और हंगरी टूट गया है, यूरोप का सेंट्रल पार्ट अभी डिफरेंट नेशंस में टूट गया, बहुत सारे नेशंस वहाँ बन गए हैं, लेकिन पहले एक कंबाइंड नेशन हुआ करता था, वो समझेंगे। तो नेशनल अवेकनिंग जो है वहाँ पर आ गया था, नेशनल अवेकनिंग आ गया था, लोगों के बीच नेशनलिज्म की भावना जग गई थी, सिविलाइजेशन का भावना जगा, फीलिंग ऑफ सिविलाइजेशन आया, नेशनल अवेकनिंग आई, नेशनलिज्म का भावना जगा, ये सारी चीज़ें उनको हो गई थी। उस समय क्या हुआ था? उस समय जो हो रहा था, सिविलाइज करने के लिए लोग क्या कर रहे थे, रैपिडली इंक्रीज कर रहे थे अपने टेक्नोलॉजी को, रैपिडली इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। सबसे बड़ा था कि मिलिट्री का बोले तो अभी लैंड, एयर, नेवी ये सारा कहाँ था? उस समय नहीं था। यहाँ मशीन गन्स का इन्वेंशन हुआ, डिफरेंट वॉर्स के दौरान डिफरेंट वेपन्स का यूज़ किया गया। वो अपने आप को मिलिट्री में स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे, मिलिट्री इन्वेंशन करने की कोशिश कर रहे थे, डिफरेंट मिलिट्री इन्वेंशन हो रहा था, इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी में इंक्रीज कर रहे थे। इसमें जो सबसे बड़ा हाथ था वो जर्मनी था। जर्मनी जो था उस समय का इंडस्ट्रियल था, इंडस्ट्री, इसके जो वेपन्स थे यहाँ से बनते थे, जर्मनी बनाता था वेपन। जर्मनी उस समय का सबसे मिलिट्री में पावरफुल था, सबसे पावरफुल देश था मिलिट्री के अकॉर्डिंग में, वो जर्मनी था। जर्मनी ही रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता था, डिफरेंट मशीन्स, गन्स वगैरह, ये जर्मनी हमेशा ही रहा है मिलिट्री में बहुत सुपर, यानी बहुत पावरफुल। ठीक है, तो सिविलाइजेशन का भावना था, नेशनल अवेकनिंग थी, नेशनलिज्म थी, रैपिडली इंक्रीजिंग द टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री इन्वेंशंस कर रहे थे वो लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, वो आता है कि दे आर साइनिंग ट्रीटीज, साइनिंग म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटीज। अब ये क्या होता है सर? देखिए, ट्रीटीज तो पता है आपको, एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है जो कि म्यूचुअल यानी कि बराबर की डिफेंस वाली, शेयरिंग वाली म्यूचुअल ट्रीटीज थी। क्या नहीं मतलब? देखिए, मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी मान लेते हैं कि ट्रीटी साइन किया, ऑस्ट्रिया हंगरी ट्रीटी साइन किया जर्मनी के साथ, और बोला कौन सा ट्रीटी साइन कर रहा है? म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। यानी एट द वार, अगर ऑस्ट्रिया किसी भी टाइम अगर वॉर के परिस्थिति में आ जाता है, यानी उसको ज़रूरत है कि वॉर उसके ऊपर छिड़ गया, कोई देश इस पर अटैक कर दिया, तो जर्मनी उसको सपोर्ट करेगा, जो इसका ट्रीटी में साइन किया है। तो वहाँ पर म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन हुआ करता था देशों के बीच में। ठीक है, और देखने को मिला हमें फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस, फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस। अब अलायंसेस क्या होता है सर? संगठन बनना, यानी कुछ देशेस क्या करती थी, 2-3 देश क्या करती, मिलकर एक फ्रेंडशिप कर लेती थी। मान लेते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी क्या कर लिया, इटली क्या कर लिया, अपने आप को बना लिया एक देश, एक फ्रेंडशिप, एक यूनिटी, एक संगठन बना लिया, ये तीनों एक साथ ही काम करेंगे। अब ये अगर इसको आप बोलिएगा तो ये तीनों मिलके आपको धोएगा, तो इसको बोलते हैं अलायंस। अलायंस बना लिया, फॉर्मेशन ऑफ अलायंस, जिसमें हमको इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर आएगा, वो आएगा आपका ट्रिपल अलायंस। नाम है ट्रिपल, यानी 3 देशों का अलायंस नाम है, ये सब अलायंसेस का नाम है। ट्रिपल एंटिटी जो ये बना था 1882 में, ये बना था 907 में, ये 1882 में बना था, ये 907 में बना था। ये अलायंसेस थी। अलायंसेस मतलब गठन, बोले तो फ्रेंडशिप वाला जो कंट्रीज, यानी 2-3 फ्रेंडशिप कर लेंगे, अगर इस पर अटैक कीजिएगा तो ये तीनों अब मिलकर आपको धोएगा। ये उसी तरह का यहाँ अलायंसेस का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था। समझ में आ गया बात? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था कि ये जर्मनी है, इधर फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी में वही सारा
तनाव का परिस्थिति था, उसी तरह ऑस्ट्रिया और हंगरी और सर्बिया के बीच में परिस्थिति उत्पन्न हुआ था। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। तो अब देखिए, तो उस कहानी आपने बताया कि हाँ, देशों के बीच में नेशनल अवेकनिंग था, नेशनलिज्म था, मिलिट्री को इंक्रीज कर रहे थे, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटीज कर रहे थे, नेशनलिज्म की भावना थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें कि क्या प्रॉब्लम हो कि अचानक वर्ल्ड में बदल गया, ये सब तो इंटरनल, आप बोल सकते हैं कि देश के बीच में ये सब के अंदर भावना था कि हम चलो कब्जा कर लेते हैं देश को, हम चलो मेरा अपना मिलिट्री बढ़ाते, तो एक दूसरे के साथ हाँ भावना थी कि युद्ध वाला भावना थी, जैसे कि अभी चल रहा है पाकिस्तान इंडिया में। हमेशा लगता है कि हम कखनी मार दें पाकिस्तान को, लेकिन उसको हम कंट्रोल करके रखते हैं, उस फीलिंग को कंट्रोल करके रखने हैं, वो उभरा नहीं है, वो अभी फूटा नहीं है, जो है ना, पाप का घड़ा फूटा नहीं है। तो उसी प्रकार से ये पाप का घड़ा कब फूटा और ये वॉर स्टार्ट हो गया, ये जो वॉर देखने को मिला ये स्टार्ट हो गया। चलिए उसको समझते हैं। होता क्या है, ये जो ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये जो सेंट्रल नेशंस ऑफ यूरोप है, ये सेंट्रल पार्ट है यूरोप का, ठीक है। यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी दिखा रहा है आपको, बोस्निया दिख रहा है, सर्बिया दिख रहा है, रोमानिया दिख रहा है, इटली दिख रहा है, जर्मनी और पोलैंड दिख रहा है, ये सारे। यहाँ पर फ्रांस है, ये स्विट्जरलैंड है, इधर आपको ग्रेट ब्रिटेन देखने को, ये यूरोप का कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट का सेंट्रल नेशन है ये सब, ठीक है। उस पहले क्या होता था कि ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया यहाँ पे है, सर्बिया, बोस्निया, इटली, ये सारे एक नेशंस होते थे, एक कंबाइंड स्टेट में होता था, एक कंबाइंड नेशन होता था जिसका नाम ऑस्ट्रिया हंगरी था। ये बाद में धीरे धीरे टूटते गए। क्यों टूटते गए? फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म के कारण, अपने आप को सॉवरेनिटी प्रदान करने के लिए, अपने आप को टेक्नोलॉजी में माहिर करने के लिए, सिविलाइज्ड करने के लिए, ये अपने आप को दूसरे नेशन से सेपरेट करने लगे, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रिया और हंगरी है। बात करते हैं ऑस्ट्रिया और हंगरी की। कहानी शुरू होगा ऑस्ट्रिया और हंगरी से। ऑस्ट्रिया और हंगरी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, देखिए इसके जो एम्पायर थे उनका नाम था आर्कड्यूक फ्रेंज कार्ल। इनके दो बेटे थे जिनका नाम था, एक का फ्रेंज जोसेफ, एक का नाम था फ्रेंच फर्डिनेंड। आर्चड्यूक फ्रेंच कार्ल की मृत्यु हो गई थी 1882 में ही। आर्चड्यूक फ्रेंच कार्ल was died in 1882 only. At the time of 1940 के टाइम फ्रांच जोसेफ जो था ना, वन बोलिए, फ्रांच जोसेफ या फ्रांच जोसेफ, इसको वन के नाम से भी जाना जाता है, ये इम्पेरर थे। ही वॉज द किंग और इम्पेरर ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। फ्रांच फर्डिनेंड यानी कि आर्चड्यूक फ्रांच का जो राजकुमार था वो था दो गो, फ्रांच जोसेफ और फ्रांच फर्डिनेंड, जो कि आगे चल के राजा बनता, जो कि मर गया, उसके जगह पे फ्रांच जोसेफ जो एम्परर का काम कर रहा था, फ्रांच फर्डिनेंड भी इसी का बेटा है, ठीक है। फ्रांच फर्डिनेंड, इस स्टोरी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कहानी इसी से शुरू होती है, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया क्या थे? एक नेशंस थे, तभी एक नेशंस थे। बोस्निया उसके अंदर था, रोमानिया भी अंदर था, ठीक है। यानी कि इसका पीपल यहाँ भी रहते थे, इनका लोग यहाँ भी रहता था, कोई दिक्कत नहीं। यानी पूरा एक नेशन था। तो और सर्बियन लोग भी वहाँ हुआ करते होंगे, बोस्नियन भी हुआ होंगे, रोमानियन लोग भी हुआ करते होंगे, सारे तरह के लोग वहाँ देखने को मिलते थे, ठीक है। यहाँ जो बोस्निया है इस पर आपको फोकस करना है। होता क्या है कि फ्रांच फर्डिनेंड क्या करता है, एक अपनी वाइफ के साथ पिकनिक करने के लिए जाता है बोस्निया कंट्री जाता है। जिस बोस्निया कंट्री का साराजेवो में पिकनिक करने जाता है। साराजेवो एक तरह से बता देते हैं, साराजेवो इज कैपिटल ऑफ बोस्निया, कैपिटल है बोस्निया का। साराजेवो में जाता है कौन? फ्रांच फर्डिनेंड अपने वाइफ के साथ साराजेवो जाता है, ठीक है। उस समय जो है ना, बोस्निया का एक सोसाइटी, बोस्निया का सर्बिया एक सोसाइटी फॉर्म करके रखा था। सर्बिया के लोगों ने एक सोसाइटी बनाया था जिसका जो सोसाइटी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक हैंड। सर्बिया जो है एक सोसाइटी बनाया था जिसका नाम था ब्लैक हैंड, इसी को बोला जाता है यूनियन ऑफ डेथ।
सर्बिया के लोगों ने सोसाइटी फॉर्म किया था ब्लैक हैंड यूनियन, और इसका दूसरा नाम है यूनियन ऑफ डेथ। इसका जो लीडर था या इसको जो लीड कर रहा था उनका नाम था गैव्रिलो प्रिंसिप। इसको लीड कर रहा था, ब्लैक हैंड सोसाइटी को लीड कर रहा था, जो कि सर्बिया का सोसाइटी था। ये जो ग्रेविलो प्रिंसेप था वो बोस्निया का रहने वाला था। ग्रेविलो प्रिंसेप बोस्निया का रहने वाला था। ठीक है, जैसे ही फ्रांज फर्डिनेंड अपनी वाइफ के साथ जून 28, स्टार्ट कब हुआ है, जुलाई 28 में, लेकिन जब जून 28 की बात कर रहे हैं यानी एक महीना पहले जून 28 1940 को अपनी वाइफ के साथ जाता है कहाँ, बोस्निया का साराजेवो, कुछ पिकनिक करने के लिए, मान लेते हैं पिकनिक में ही जाता है। तो ब्लैक हैंड सोसाइटी बनाया गया था सर्बिया के द्वारा, सर्बियन पीपल ने बनाया था। क्यों बनाया था? सर्बिया का ये सोसाइटी बना था, इस सोसाइटी का एम था टू यूनाइट ऑल सर्बियन पीपल इनटू ए सिंगल सर्बिया स्टेट। ये सर्बियन लोग चाहते थे अपने लिए एक सर्बिया स्टेट को, सर्बिया स्टेट जो कि बाद में जाके फॉर्म होता है, नाम भी सर्बिया पड़ता है। तो सर्बियन लोग भी यहाँ रहते थे, वो चाहते थे कि हमारे लिए एक सर्बियन स्टेट हो, हम सर्बियन लोगों के लिए एक सर्बिया एक अलग स्टेट हो ऑस्ट्रिया हंगरी से हट के, क्योंकि नेशनलिज्म, यही नेशनल अवेकनिंग, सिविलाइजेशन होने का भावना उसके अंदर बहुत फुट के बराबर था। तो जब पिकनिक करने जाता है तो गैव्रिलो प्रिंसेप गोली मार देता है, एसेसिनेशन हो जाता है किसका, इसकी वाइफ, और इसको गोली मार देता है। ठीक है, जैसे ही इसको गोली मारता है तो क्या होता है, ऑस्ट्रिया और हंगरी को आ जाता है गुस्सा। ऑस्ट्रिया और हंगरी जो एम्परर है उसको आ जाता है, थोड़ा उसका माइंड हिलता है, उसको आ जाता है गुस्सा। वो बोलता है सर्बिया को कि तुमने क्यों मारा फ्रांज फर्डिनेंड को, क्यों मारा, व्हाट द रीज़न, क्या है, क्यों मारा तुमने? अगर तुम ही ने मारा, अगर उसको ब्लेम करता है कि तुम ही ने मारा, लेकिन मारा कौन है, बोस्निया का कौन मारा है, गैव्रिलो प्रिंसेप। लेकिन बोस्निया को ब्लेम नहीं कर रहा है, सर्बिया को ब्लेम कर रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो सोसाइटी है किसके लिए काम कर रही थी, सर्बियन के लिए काम कर रही थी, सर्बियन पीपल के लिए काम कर रही थी। इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी इसको ब्लेम करता है और जर्मनी को बोलता है कि ऐसा बात है कि सर्बिया जो है फ्रांज फर्डिनेंड को, सर्बियन का एक जो लोगों ने फ्रांज फर्डिनेंड को मरवा दिया। क्या कर दिया? फ्रांज फर्डिनेंड को मरवा दिया। सिंपल सी बात है। लेकिन उसके लिए क्या करता है, ऑस्ट्रिया और हंगरी डिमांड करता है सर्बिया से कि तुमको हम 11 को डिमांड भेजते हैं, उसको तुम एक्सेप्ट करो नहीं तो हम वार करेंगे। ये 11 इसको डिमांड्स भेजता है सर्बिया को, लेकिन उसमें से एक डिमांड होता है कि सर्बिया को बोला जाता है कि तुम अपना जो है ना सॉवरेनिटी हमको दे दो। सॉवरेनिटी लॉस करने का एक डिमांड होता है, जो कि जिस पे सर्बिया क्या करता है, एकदम हामी नहीं भरता है, जिस वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी को आ जाता है गुस्सा और वो हेल्प ले लेता है जर्मनी के साथ, युद्ध करने के लिए छिड़ जाता है सर्बिया के ऊपर। लेकिन ये सारा जो कंडीशन है ये उत्पन्न होता है, तो इमीडिएट कॉज के अंदर आता है आपका ऑस्ट्रिया हंगरी वाला स्टोरी। तो ऑस्ट्रिया हंगरी वाला स्टोरी क्या है, एक बार फिर से बता देते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी जो पोलैंड दिख रहा है, इटली, बोस्निया, सब एक यूनाइट नेशन हुआ करते थे। लेकिन इन लोगों के अंदर क्या था, बोस्नियन लोग भी रहते थे, सर्बियन भी रहते थे, रोमानियन भी, इटली, सब तरह के लोग रहते थे। तो सर्बियन पीपल ने एक सोसाइटी बनाया था जिसका नाम है ब्लैक हैंड, जिसको लीड कर रहा था गैव्रिलो प्रिंसेप ऑफ बोस्निया। इस सोसाइटी का एम क्या था, टू यूनाइट ऑल सर्बियन इनटू ए सिंगल स्टेट दैट इज कॉल्ड एज सर्बिया। उसको सर्बिया बोलते हैं हम लोग। लेकिन उसके लिए सोसाइटी बना था। तो मौका क्या हुआ कि फ्रांज फर्डिनेंड घूमने को गया बोस्निया के साराजेवो अपनी वाइफ के साथ। जब वो गया ना तो गैव्रिलो प्रिंसेप उसको गोली मार दिया, दोनों को गोली मार दिया। उस वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी को गुस्सा आ गया कि ये काम सर्बिया ने किया है। तो सर्बिया को वो 11 डिमांड भेजता है, इसमें से एक डिमांड होता है कि तुम अपने सॉवरेनिटी को लॉस करो, मेरे ऊपर सॉवरेनिटी दे दो, मुझे संप्रभुता प्रदान कर दो हमको। लेकिन इस पर सर्बिया तैयार नहीं होता है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी युद्ध करने के लिए छिड़ जाता है सर्बिया के ऊपर और ऑस्ट्रिया हंगरी को हेल्प करता है जर्मनी। ठीक है, अब जर्मनी इसको हेल्प क्यों किया, द रीज़न क्या है, इसको जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका ये इमीडिएट कॉज था, थोड़ा हल्का सा जो जानकारी देना था, ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था, वो मैंने सिखाया। इसके कॉजेस पर चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।